नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर लगाए देश बांटने के आरोप। छत्तीसगढ़ से विपक्ष पर किया जमकर वार। बिहार में जाति जनगणना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। उपेंद्र कुशवाहा बोले फर्जी है जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट। न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर दिल्ली पुलिस की रेड। चीनी फंडिंग पर एजेंडा चलाने का आरोप। यूएपीए का केस दर्ज। घंटों चली छापेमारी के बाद सील किया गया न्यूज क्लिक का ऑफिस। दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन रहा फ्लॉप। जंतर मंतर पर नहीं दिखे समर्थक। टीएमसी कार्यकर्ताओं का मोदी सरकार के खिलाफ था धरना। मोदी सरकार ने ट्रूडो को दिया अल्टीमेटम। कनाडा के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन। 41 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश। 10 अक्टूबर की डेडलाइन। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी के प्रहार की। पीएम मोदी इन दिनों लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। अलग अलग राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जातिगत जनगणना पर विपक्ष पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा, कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। कांग्रेस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करती है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी का बयान देना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को हेड ऑन लिया है। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि जो विपक्ष है INDIA, ये दरअसल देश में हिंदुओं को लड़ाने में जुटा हुआ है, देश को बांटने में जुटा हुआ है, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई न योजना है, न कोई प्लान है, न कोई विचारधारा है, कुछ भी नहीं है। बस एन केन प्रकारेण लोगों को लड़ा के, दंगा भड़का के, लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके ये चुनाव जीतने में लगी हुई है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राग अब अलापा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो प्रधानमंत्री ने कहा तो सबसे बड़ा ग्रुप जो हिंदुस्तान में है वो तो हिंदुओं का है। सारी सुविधाएं हिंदुओं के लिए ही उसे रिजर्व कर दिया जाए। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जब ये सरकार में थी तब ये कहती थी, मनमोहन सिंह का बाकायदा बयान है कि इस देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलत कह रहे कांग्रेस पार्टी, इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक गरीबों का है। तो आप देखिए कैसे बाजी पलट दी प्रधानमंत्री मोदी ने। जी, तो बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार आंकड़ों को जारी करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार में शामिल सभी पार्टियां इसको जनता के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बताया है। साथ ही कहा कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं। तो वहीं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, और क्या नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा के घिर चुके हैं? देखिए, वो अपने ही जाल में फंस गए हैं। कई सारे मुद्दे उस पर उठाए जा रहे हैं। मैंने भी कई सारे लोगों को फोन किया। मैं तो खुद भी बिहार से आता हूं। मैंने पूछा, भाई आया था कोई सर्वे करने के लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई पता ही नहीं कब हुआ ये सर्वे, कब निकल गया। उपेंद्र कुशवाहा यही बात कह रहे हैं। बिहार में ज़्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सर्वे कब हुआ, कहीं तो कोई आया नहीं। जनगणना वाले आते हैं तो सबको मालूम होता है भाई जनगणना वाले आए हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार का ये जादुई जातीय जनगणना ये कब और कैसे कहाँ हुआ ये पता नहीं है। लेकिन जो कलाबाजी जो इन्होंने की है उसको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है।
भाई आपने अपर कास्ट में तो कर दिया कि भाई ये सबके परसेंटेज निकाल दिए, राजपूत इतना, कायस्थ इतना, सब कुछ इतना। भाई इसमें अपर कास्ट मुस्लिम्स को जगह दिया आपने। ओबीसीज में 52% से उसको 63% कर दिया, क्योंकि आपने 10% मुसलमानों को जोड़ दिया उसमें। ओबीसी मुसलमान ओबीसी में काउंट हो रहा है, लेकिन जो मुस्लिम अपर कास्ट है उसको आप अपर कास्ट में क्यों नहीं जोड़ रहे हो? मतलब आप कलाबाजी करने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, ओबीसी को हक दिलाने के लिए ये जो तमाशा आप कर रहे हो, पिछले 30 साल से ओबीसी ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहा है बिहार का, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे रबड़ी यादव हो, या फिर नीतीश कुमार हो। क्या किया आपने ओबीसी के लिए? क्या किया आपने? जो जातियों के बल पे आप चुनाव लड़ते हो उसके लिए क्या किया आपने? दिक्कत क्या है? ये सब कास्ट लीडर्स है। लालू यादव का कुनबा आता है सरकार में तो मालूम चलता है कि हर जगह यादव यादव यादव। नीतीश कुमार बने हुए हैं मुख्यमंत्री तो हर जगह कुर्मी कुर्मी कुर्मी। और बात ये लोग करेंगे ऐसे कि जैसे कोई समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। भाई ये सब काम करना बंद कीजिए। बिहार में अच्छे स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, पीने का पानी कम से कम ये कोई नहीं बताएगा आपको कि बिहार के शहरों में म्युनिसिपैलिटी से पानी, रनिंग वाटर नहीं आता। मुंगेर में तो पता चला कि एक बार पाइप वगैरह इन लोगों ने लगाया, बकायदा पानी सप्लाई किया तो पूरा पानी जो है शहर के ऊपर था, क्योंकि पाइपलाइन ही गड़बड़ है। तो ये फर्जीवाड़ा करना बंद कीजिए। आपकी राजनीति अस्त पे जा रही है। हिंदुओं को लड़ा करके, ये जालीदार टोपी पहन करके आप चुनाव लड़ने की, अगर जीतने की अगर आप फिराक में हैं तो जनता इसका कायदे से जवाब भी देगी। जी, अगली खबर में बात आज की सबसे बड़ी रेड की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज सुबह मनी लॉन्ड्रिंग और अपने प्लेटफॉर्म पर चीन के पक्ष में कंटेंट पब्लिश करने के आरोप में ईडी द्वारा दर्ज मामले के सिलसिले में मीडिया आउटलेट न्यूज क्लिक से जुड़े स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली एनसीआर समेत 50 से ज्यादा न्यूज क्लिक के कार्यालयों और उसके कर्मचारियों के आवासों पर की गई। पुलिस ने पत्रकारों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए। घंटों चली रेड के बाद न्यूज क्लिक का दफ्तर भी सील कर दिया गया। लंबी चली है रेड, क्या कुछ है इस पे अपडेट? देखिए, मुझे तो लग रहा है छाती पीटने वाला गैंग जो है आज सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं होगा। चीख रहे, चिल्ला रहे, डेमोक्रेसी की मौत हो गई। ये वही लोग हैं, इनको जानना पहचानना जरूरी है, जो नाच रहे थे जब अर्नब गोस्वामी को फॉल्स केस में गिरफ्तार किया गया था, तो ये खुशियां मना रहे थे। आज किस चीज में ये पकड़े गए हैं? ये मसला इसका नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार के खिलाफ बोलते हो। अबे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अगर आपको जेल में डाला जाएगा, हम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस देश में कानून है, पत्रकारों को आप जेल नहीं डाल सकते, लेकिन देशद्रोहियों को तो जेल में डालना ही पड़ेगा। अब जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि अब ईडी के पास, अब ये समझिए, ईडी इसकी तहकीकात कर रही थी। अब ईडी के हाथ ऐसे ऐसे दस्तावेज लग गए हैं कि जिससे ये मसला फ्रीडम ऑफ स्पीच से हटके ये देशद्रोह का, टेररिज्म का हो गया है। इसलिए ये जो कार्रवाई की गई है वो दिल्ली के स्पेशल सेल के द्वारा जो टेररिस्टों को डील करती, जो ISIS, ये जो हुजबुल मुजाहिदीन, ये जो PFI, ये जो दंगाई लोग हैं, उनको जो लोग डील करते हैं वही सेल इन लोगों को पकड़ के ले गई है। क्यों? क्योंकि पैसे न सिर्फ वो जो सिंघम बैठा हुआ था, नेवल रॉय सिंघम, चाइनीज दलाल जो अमेरिका से पैसे आ रहे थे, सिर्फ मसला उसका नहीं है। अब एक और कनेक्शन निकला है जिसमें एक चाइनीज नेशनल जो चीन में रहता है, उससे पैसे लिए गए ताकि हिंदुस्तान को नीचे दिखाना और चाइना को ऊपर दिखाना। यही तो राहुल गांधी कर रहे थे, याद आया आपको, लंदन में जाकर के, कि चाइनीज मॉडल बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन मॉडल है,
बड़ा अच्छा मॉडल है, हिंदुस्तान का मॉडल थोड़ा गड़बड़ है, हम लोग जो है अच्छा मॉडल लगाएंगे। तो आप ये देखिए पूरा कनेक्शन, पूरा डॉट्स जो है वो जुड़ रहा है। यूएपीए लगाया गया है, मतलब गिरफ्तारी भी जल्द होगी और 6-7 महीने ये लोग तिहाड़ में टाइम बिता के आएंगे। जी, अब बात करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ टीएमसी के धरना प्रदर्शन की। दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, पर यह धरना पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ना समर्थकों की भीड़ नजर आई, ना कोई बड़ा नेता नजर आया। पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन की तैयारी तो थी, पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। लंबे और बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, क्या हुआ? कहीं कोई खबर ही नहीं आई। देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से बात करनी चाहिए कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों कर दिया। ऐसे तो छोटा मोटा कोई प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर में 100 आदमी को लेकर के आ जाए अरविंद केजरीवाल तो हर जगह हेडलाइंस चलता है, अखबार में, टेलीविज़न पे वो 24 घंटा चलता रहेगा। ये नेता बोल रहे हैं, वो आ गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो फैसला इंडिया अलायंस वालों ने किया कि 14 टॉप एंकर्स को बैन कर दिया जाए, उसका ये इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि आप प्रदर्शन तो कर रहे हो लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, पूरी तरीके से फ्लॉप हो जा रहा है। तो ये समझिए कि असली दुश्मन ममता बनर्जी का कौन है। मोदी से तो वो लड़ ही रही हैं, मोदी के खिलाफ तो प्रदर्शन ही हो रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन को अगर आप गठबंधन में हैं, अलायंस में हैं, जीने मरने का कसम खा रहे हैं, जीतेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, तो कम से कम कोई कांग्रेस का नेता आकर के इसको सक्सेसफुल कर दिया होता। केजरीवाल अपने कुछ लोगों को दिल्ली से वहां दीदी के लिए भेज दिया होता, लेकिन नहीं, सारे लोगों ने इसको दूर रखा क्योंकि आपस में ही इन लोगों का कंपटीशन चल रहा है कि ममता बनर्जी का अगर धरना प्रदर्शन अगर हाईलाइटेड हो गया तो ममता बनर्जी भी कहेंगी कि हम भी बनेंगे प्रधानमंत्री, जो कोई बनने देना नहीं चाह रहा। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात कनाडा के खिलाफ भारत के एक और बड़े एक्शन की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अब भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने 41 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक वापस बुला ले। भारत ने यह भी कहा है कि अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो इन राजनयिकों को भारत में राजनयिक छूट भी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा एक्शन है ये। देखिए, सवाल जिस लहजे से पूछा जाए जवाब उसी लहजे में देना चाहिए। कनाडा को अब समझ में आ गया होगा कि भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, वो आप उनके ऊपर कीचड़ फेंकोगे तो इधर से फूल नहीं बरसाए जाएंगे, जवाब करारा मिलेगा। अब क्या हुआ इसको समझिए। कनाडा में भी चुनाव होने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा था कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आप हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह का लांछन नहीं लगा सकते वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स में ये अपने आप को तेज तर्रार साबित करने में जुटा हुआ है, तो उसको उसी तरह का डोज दिया जाए। अब क्या हो रहा है? अब हुआ ये कि खालिस्तानियों के समर्थन करने की वजह से इनको कहा गया कि भाई ऐसा है 41 लोगों को बाहर करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा? पंजाब के अंदर जो कॉन्सुलेट खुला हुआ है कनाडा का, जहाँ से इस तमाम लोगों को दी जाती है वीज़ा वगैरह का जो व्यवस्था पंजाब में होता है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं से जाते हैं कनाडा, उनको दिक्कत होगी। ये दिक्कत किस लिए होगी? ये निज्जर जैसे आतंकी पाकिस्तानी दलालों की वजह से और ट्रूडो की वजह से। पूरा का पूरा इंडियन कम्युनिटी वो नाराज है ट्रूडो से। आप चंद मुट्ठी भर खालिस्तानियों को अपने साथ लेने के चक्कर में इंडियन कम्युनिटी आपके खिलाफ खड़ा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वहां का विपक्ष वो ये कह रहा है कि आप आतंकी और खालिस्तानी सेसेशनिस्ट, इस तरह के लोगों को, जिन लोगों ने गलत तरीके से कनाडा का सिटीजनशिप लिया, नाम बदल करके जो फरेब करते हैं, उसके चक्कर में हिंदुस्तान जैसे बड़े शक्तिशाली मुल्क के साथ आपने रिश्ते खराब कर लिए। तो ये चारों तरफ से ये ट्रूडो घिर चुके हैं। ऐसे नहीं कहा जाता
कि ये ट्रूडो जो है ये कनाडा का पप्पू है। पप्पू कोई भी काम अगर कर लेता है वो बस आगे की सोचता है, उसका जो रेमिफिकेशन होगा, बाद में क्या प्रतिक्रिया होगी, वो सोचने के काबिल ही नहीं है। इसलिए भारत की सरकार ने ट्रूडो को उसके ही खेल में पूरी तरीके से परास्त किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।